हेलो गाइस, आप सुन रहे हैं सैड्स ऑफ स्टोरी टेलर और मैं हूं सैम सत्यम। लेके आ गया हूं लव मिस स्ट्रेंजर्स बुक 2 चैप्टर 13 एंड एपिसोड 12। शुरू करते हैं। जब अजनबी ने परिणाम कहा तभी रिवाना समझ गई थी ये मजाक नहीं है। रिवाना को डर तो लग रहा था, लेकिन आप अपनी नौकरी से इसलिए तो इस्तीफ़ा नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपको उस इंसान से डर लगता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। हालांकि इस बार उसे अजनबी से ज़्यादा उस शब्द से डर लग रहा था जिसका इस्तेमाल अजनबी ने किया था, परिणाम। उसने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के परिणाम देख लिए थे। वो अब उनसे थक गई थी। एकांत से प्यार करने का परिणाम देखा, उससे अलग होने का परिणाम देखा, डैनी को चुनने का और अब उससे अलग रहने का परिणाम देखा। पेरेंट्स के साथ रहने का परिणाम था कि वो भीरू बन गई थी। अकेले रहने का परिणाम था कि उसे चीज़ें समझ में आती थी। ज़िंदगी परिणामों का प्रतिफल ही तो है, और आप परिणामों से क्या सीखते हैं, यही अहम है। हम अपने फैसले और उनके नतीजों से भाग नहीं सकते। रिवाना ने इस बारे में और सोचा, लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। कैसी हो, डैनी का मैसेज था। आखिर उसे मैसेज करने का वक्त मिल ही गया। ठीक हो, उसने वापस लिखा। नीले टिक से पता चल गया कि डैनी ने मैसेज पढ़ लिया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने टाइप किया, और तुम? उसने भेज दिया। अच्छा हूँ, इस बार जवाब तुरंत आया। उनके बीच ये पहली बार ऐसी सिद्ध युद्ध हो रही थी जिसमें उनका आड़े आ रहा था। इस तरह के मैसेजेस से उसे समझ में आ गया था कि उनका रिश्ता एक नई दिशा में मुड़ चुका है। जहाँ से आगे जाना है या पीछे, उसे भी नहीं मालूम था। वो थोड़ी देर तक व्हाट्सएप मैसेज की और देखती रही। डैनी ऑनलाइन था और वो भी, लेकिन दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा था। एक झटके में उसने अब फ़ोन पर टैप किया और वापस होम स्क्रीन पर चली गई। अचानक उसका गुस्सा सिर पर चढ़ चुका था। उसने अपना डेटा नेटवर्क बंद कर दिया और आंखें मूंद ली। अगली सुबह मेघना और रीजू के उठने से पहले रिवाना ऑफिस के लिए निकल गई। उसने सबसे पहले फेसबुक पर लॉगिन करके फ़्लैट खोजना शुरू कर दिया। पिछले साल से जुदा इस बार उसने मालूम था कि डीलरों से कैसे बात करते हैं और कितने किराए के लिए राज़ी होना है। उसे गोरेगांव ईस्ट में ही एक फ़्लैट पसंद आया था। डीलर ने उसे बताया था कि इस फ्लैट में एक और लड़की रहेगी। फ्लैट 2 BHK था और दोनों के पास एक एक कमरा होता। दोनों ड्राइंग रूम शेयर करने वाले थे। उसे महीने के 25,000 रुपये देने थे, जिसे रिवाना 22 तक आने में सफल रही। उसने डीलर से कह दिया कि शाम को ऑफिस के बाद घर देखने आएगी और अगर उसे पसंद आया तो फाइनल भी कर लेगी। हाय रिवाना, ये देखा क्या? उसकी टीम श्रीधर ने अपने सीट पर से कहा। इससे पहले कि रिवाना उसकी ओर मुड़ती, श्रीधर उसके सीट पर चला आया और उसके डेस्कटॉप पर कुछ दिखाने के लिए रुक गया। हालांकि श्रीधर को लड़कियों के सीने की ओर देखने की गंदी आदत है, लेकिन वो कभी भी रिवाना को इतने नज़दीक नहीं आया था। उसका चेहरा रिवाना के बहुत पास था, लेकिन इतना पास कि रिवाना को उलझन होने लगी। रिवाना ने अपनी कुर्सी पीछे की और खड़ी होने लगी, लेकिन श्रीधर के पैर उसके रास्ते रोके हुए थे। श्रीधर उसे फेसबुक पर कोई वीडियो दिखा रहा था जो वह अपनी सीट पर से भी कर सकता था। फिर अचानक इतनी नज़दीक आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं वॉशरूम से आ रही हूँ, रिवाना ने झूठ बोला, और इससे पहले कि श्रीधर उसके नज़दीक आने की कोशिश करता वो खड़ी हो गई। श्रीधर ने कुर्सी के पीछे से अपने पैर हटा लिया और रिवाना कुर्सी पीछे करके खड़ी हो गई। उसने घूमकर देखा, श्रीधर अभी भी उसे घूर रहा था। अभी तक श्रीधर की आंखें मिलते ही वो दूसरी ओर देखने लगा, लेकिन आज वो वापस रिवाना की ओर घूरे जा रहा था। रिवाना ने अपनी आंखें फेर ली। पूरे दिन रिवाना को लगता रहा कि श्रीधर उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा है, ऐसे कि जैसे वो कुछ कहना चाहता। वो सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या बात है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। ऑफिस के बाद रिवाना अपार्टमेंट देखने के लिए गोरेगांव पहुंच गई। अपार्टमेंट 12वीं मंजिल पर था। बेडरूम की खिड़की से दूर दिखाई देते पहाड़ियों को देखते हुए उसने तय कागजी कार्रवाई कर लेगी। उसने वक्त बर्बाद नहीं किया और कागजी कार्रवाई कर ली।
उसने डीलर से कहा कि अगले दिन वो सारी कागजी कार्रवाई करेगी और अगले दिन फ्लैट में शिफ्ट होगी। यह बहुत अच्छा रहेगा मैडम। डीलर खुश था कि एक दिन में ही डील हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे साथ फ्लैट में कौन रहेगा? उसने पूछा। अभी तक तो नहीं। मैं किसी अजीब से ऐसी वैसी लड़की को अपने रूममेट नहीं बनाना चाहती। शिवाना को पिछले फ्लैट की अपनी रूममेट आशा याद आ गई थी। उसी लम्हे उससे सीता की भी याद आ गई। दोनों के बीच बात किए हुए कई दिन हो गए थे। शिवाना ने मन ही मन तय किया कि वो जल्द ही सीता से बात करेगी। तभी डीलर ने उसे कहा, दूसरे वाले कमरे में अभी कोई नहीं आया है, आप किसी को बोल सकते हैं। यहाँ तक किराएदारों का सवाल है, मेरा रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा है, कोई भी अजीब इंसान इधर नहीं आएगा। रिवाना ने एक प्लास्टिक मुस्कान दी और कहा, कल रजिस्टर के ऑफिस में मिलते हैं। उस रात रिवाना ने मेघना को बताया कि वो शिफ्ट करने वाली है। मेघना ने कहा, मेरी कोई मदद हो तो जब बताना। बिल्कुल दी, रिवाना ने कहा और मन ही मन उम्मीद की कि ऐसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़े। मेघना को देखकर रिवाना को लगता था कि वो भी शायद आने वाले दिनों में ऐसी ही जाएगी, और रिवाना की ये बात बिल्कुल रास नहीं आती थी। मेघना से सारे संपर्क खत्म कर लेना ही रिवाना की प्राथमिकता थी। अगली सुबह रिवाना रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपना सामान लेकर पहुंची और मकान मालिक और उसके बीच में 11 महीने का करार हो गया। उसके बाद उसने मकान मालिक और 11 पोस्ट डेट चेक दे दिए और सीधे उस फर्निश्ड फ्लैट में चाबियाँ लेकर पहुंच गई। अपना सामान वहीं रखा और ऑफिस चली गई। ऑफिस में फिर से श्रीधर उसे अजीब सी नज़रों से देखता रहा। लंच के वक्त उसने रिवाना को व्हाट्सअप किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसे किस बात की कोई दिक्कत नहीं थी? रिवाना को कुछ समझ नहीं आया। वो उसे जाकर पूछने ही वाली थी कि किसी ने अपना गला साफ करते हुए पूछा, क्या तुम श्रीधर की टीम की रिवाना बनर्जी हो? उसने तौंद वाले उस अधेड़ से आदमी की ओर देखा जो एकटक उसे देख रहा था। उसकी आईडी उसके गले से लटकी हुई थी। रिवाना ने जल्दी से उसका नाम पढ़ लिया, बितांडे। जी मैं ही हूँ। हाथ में, हाय, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं जानती। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम फ्री हो तो हम ऑफिस के बाद मिल सकते हैं। सी यू, उसने कहा और वहाँ से चला गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस एक वाक्य ने रिवाना की ओर जोर से झंकोर दिया। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कत थी। उसने श्रीधर को तुरंत व्हाट्सएप किया, तुम्हें किस चीज़ से दिक्कत नहीं है? तुमने जो भी ईमेल में लिखा है उससे, श्रीधर ने जवाब दिया। कौन सा ईमेल? रिवाना का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो व्हाट्सएप पर जवाब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन श्रीधर ने उसे फ़ोन किया। वही ईमेल जो तुमने परसों रात को मुझे भेजा था। लेकिन मैंने तुम्हें कोई ईमेल नहीं भेजा है। क्या कह रही हो रिवाना? वो ईमेल तुम्हारे ऑफिस के आईडी से आया था। तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिवाना समझ गई कि मेल किसने भेजा है। गुस्से और घृणा से रिवाना काँप गई। मुझे वो ईमेल पढ़ना है, मैं तुम्हारे डेस्क पर आ रही हूँ, उसने श्रीधर से कहा और लाइन काट दी। इससे पहले कि श्रीधर के पास आती, उसने जल्दी से अपना डेस्कटॉप पर जाकर अपने ऑफिस आईडी से सेंट आइटम्स फोल्डर चेक किया। उसमें श्रीधर या बितान के लिए कोई भी ईमेल नहीं था और रिवाना समझ गई थी कि बितान उसके पास क्यों आया था। वो सीधे श्रीधर की सीट पर पहुंची। श्रीधर अपने डेस्कटॉप पर ईमेल खोलने रिवाना का इंतजार ही कर रहा था। अब तुम ये मत कहना कि ये तुम नहीं है। देखो, ये तुम्हारे ऑफिशियल ईमेल आईडी से आया है, परसों का टाइम भी दिया हुआ है, शाम के 7:30 बजे। रिवाना ने झुककर ईमेल पढ़ना शुरू किया और अपने पेट में कुछ गांठ सी बनती हुई महसूस हुई। हाय श्री, मैं तुमसे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए ठीक वैसा ही महसूस होने लगा जैसे एक जंगली जानवर को जंगल के लिए महसूस होता है। क्या तुम मुझे इस जंगल में आने दोगे? उससे और बेहतर जानने दोगे? एक्सो रिवाना। सबसे पहले रिवाना ने वो मेल डिलीट कर दी। ये क्या कर रही हो? श्रीधर चौंक गया। उसने रिवाना को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन रिवाना तब तक उस मेल को रिसाइकल बिन से भी हटा चुकी थी। क्या तुम क्या कर रही हो? श्रीधर ने उसकी ओर हैरान होकर देखा। मेरा मेल हैक हो गया है, मैंने ये ईमेल नहीं भेजा है, रिवाना ने कहा। श्रीधर उसे देखता रहा और फिर उसे समझ आ गया कि वो सच कह रही है। ये ईमेल उसकी तरफ से नहीं आ सकता। फिर तो तुमने डिलीट करके सही किया, लेकिन जिसने भी ये भद्दा मजाक किया है उसे पकड़ना ही होगा। मैं HR को शिकायत करता हूँ। मैं जानती हूँ ये किसने किया है, रिवाना ने एक सांस में कहा। तुम जानती हो किसने किया है? श्रीधर अब और हैरान था।
मैं उस इंसान को अभी तक नहीं जान पाई हूँ। श्रीधर चकरा गया। उसने कहा, तुम जानती हो, लेकिन किसने किया है, लेकिन तुम उस इंसान को अभी तक नहीं जान पाई हो। जाने दो, अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो कर दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत मदद मिलने वाली है। रिवाना घूम गई, धीरे धीरे चलकर वापस अपने सीट पर चली गई। श्रीधर वैसे ही हैरान परेशान खड़ा रहा। हर हाँ या ना का कोई न कोई परिणाम होता है, अजनबी ने उससे कहा था। शाम को जब रिवाना अपने नई फ्लैट पर दरवाज़ा खोला तो उसके सांसों में एक जानी पहचानी खुशबू समा गई। ये उसी हुगो बॉस के जस्ट डिफरेंट डिओड्रेंट की खुशबू थी। अगले ही पल उसने अंधेरे में स्विच बोर्ड खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ गया। अजनबी कमरे में था, लेकिन कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा था। वो भाग जाना चाहती थी, लेकिन अजनबी की आवाज़ ने उसे रोक दिया। ठंड रखो मिनी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अजनबी ने कहा। आवाज़ एक पुरुष का ही था, लेकिन अभी तक जितनी आवाज़ उसने सुनी थी उससे अलग थी। हालांकि आवाज़ थोड़ा यांत्रिक लग रहा था, लेकिन रिवाना को लग रहा था कि वो कमरे में ही है और शायद कुछ ही फीट दूर है। दरवाज़ा बंद कर दो, रिवाना ने वैसे ही किया। रिवाना द्विधा में पड़ गई, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद किया। अंधेरे में उसे अपने कमरे को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। तुमने मेरे ऑफिस ईमेल आईडी हैक की, उसने कहा। डर की उसकी आवाज़ काँप रही थी। उस पर से अंधेरे ने उसे और भी डरा दिया था। मैं इससे भी ख़राब कुछ कर सकता था, तुम जानती हो। भगवान के लिए, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? रिवाना कमरे की दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका दम घुट रहा था। अगर मैं दोस्त होता तो तुम्हारा ईमेल हैक नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं दुश्मन होता तो मैं श्रीधर को तुम्हारा वो वीडियो भेज दिया होता जो मेरे पास है। तुम जानती हो ना किस वीडियो की बात कर रही हो मिनी? रिवाना जानती थी कि वो किस वीडियो की बात कर रहा है। उसी वीडियो की जो उसने ऊपर हमला करने के बाद उसे बांधकर उसके कपड़ों को फाड़ कर बनाया था। तो फिर तुम कौन हो? रिवाना ने पूछा। मैं ना तुम्हारा दोस्त हूँ ना दुश्मन, मैं वो हूँ जो तुम मुझे बनाना चाहती हो। मैं ना तुम्हारा दोस्त हूँ ना दुश्मन। फिर खामोशी छा गई। रिवाना को अपना गला सूखता सा हुआ लगा। उसने पूछा, अगर मैं इस्तीफ़ा ना दूँ तो तुम्हारी ऑफिस के लोगों को और ईमेल जाएंगे। इस बार उसमें एक वीडियो अटैचमेंट भी होगा। रिवाना ने एक पल के लिए इस बात की आशंका महसूस की थी। ये तो ब्लैकमेल है। वो बुदबुदाई, ये मैं हूँ तुम्हारे लिए। थोड़ी देर शांत रहकर रिवाना ने डरते डरते कहा, तुम क्या वाकई में मेरा वीडियो मेल कर दोगे? इस बात पर मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश भी मत करना मीनी। रिवाना जानती थी इस बार अजनबी ने उसे अपने काबू में कर लिया। उसे ये नौकरी छोड़नी ही होगी। उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ गंवानी होगी, उसकी नौकरी, उसकी पहचान, उसकी आज़ादी का प्रतीक। और कौन जाने कि उसे दूसरी नौकरी मिलेगी भी या नहीं। अगर उसे कोलकाता लौटना पड़ा तो नहीं, वो नौकरी नहीं छोड़ेगी। उसके भीतर की विद्रोह लड़की अचानक जाग गई। अजनबी उससे सिर्फ कुछ ही फुट दूर था। अगर वो चीखती हुई उसकी ओर दौड़ पड़ेगी तो शायद उसे पकड़ ले। हाँ, वो पकड़ा जाएगा और हो सकता है कि आरजू चौधरी सी अंधेरे में खड़ा हो, बिना ये जाने हुए कि अजनबी उस कमरे में ही है या नहीं। रिवाना बिना सोचे समझे आगे कूद पड़ी। वो एक सेंटर टेबल से टकराई और फिर लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गई। अचानक सारी बत्तियाँ जल गई। उसने चारों ओर कमरे में देखा। एक खिड़की पर मोबाइल फ़ोन रखा था जिससे एक छोटा सा स्पीकर जुड़ा हुआ था। अपने चोटीले पैरों को संभालते हुए रिवाना फ़ोन की तक घसीटती हुई पहुंची। उसने फ़ोन उठाया तो देखा कि कॉल अभी भी चल रहा है। कल दोपहर 12 बजे तक तुम्हें इस्तीफ़ा देना है। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब आप बताइए कि रिवाना इस्तीफ़ा देगी कि नहीं देगी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं नहीं जानता कुछ, मेरे को कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए कि रिवाना इस्तीफ़ा 12 बजे तक देगी, हाँ या ना। ओके, बाय एंड टेक केयर। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर गाइस। थैंक यू टू बीइंग विथ मी। टाटा।